जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच आपके चैनल जीएस पॉइंट बैराकेसर पे है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज पुनः हम आपके करंट अफेयर्स समसामयिकी क्लासेस के लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। और आज का करंट अफेयर्स निश्चित तौर पे कुछ नई कुछ पुरानी जानकारियों से रिलेटेड है, लेकिन मैं बता दूं कि यह करंट अफेयर्स आज बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो करंट से रिलेटेड होती हैं और हर एग्जाम के लिए संभावित क्वेश्चन होती हैं। उन्हीं बातों को लेकर मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। सेलेक्टेड क्वेश्चन है हमारे और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और वो समसामयिकी पर आधारित है और डिटेल फॉर्म में आपके बीच में हम रखने का प्रयास करेंगे। तो समसामयिकी को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला की अगली कड़ी इस बार आज आपके बीच में उपलब्ध है। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। याद रखेंगे, धार्मिक स्मारक दोस्तों आज हमारे परिवेश में धार्मिक वेशभूषा, धार्मिक रहन सहन का एक चलन चल रहा है। एक त्योहारों का मौसम भी चल रहा है। उन्हीं बीच में मैं एक धार्मिक क्वेश्चन को लेकर आपके बीच में उपलब्ध हूँ। तो दोस्तों, ये मैं बता दूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल होगा और यह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में होगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में, कोलकाता में क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए बहुत बड़े एक जगह की आवश्यकता थी। और मैं इसके डिटेल के बारे में बता दूंगा कि कंबोडिया का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, वह मंदिर का जो स्पेस है उससे भी बड़े एरिया में इस धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा होगा धार्मिक स्थल जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में होने जा रहा है। दोस्तों, यह इस्कान संस्था द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, और इस्कान संस्था भारत की संस्था है, एक धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान से रिलेटेड एक संस्था है, जिसका कार्य भारत में भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, दुनिया के पटल पर रखना है। उसी के अंतर्गत यह काम करने वाली एक बेहतरीन संस्था है। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि 2014 में हमारे उस समय के राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी साहब मथुरा में आकर एक मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे। दोस्तों, वह मंदिर 70 मंजिला मंदिर, जो दुनिया की सबसे ऊंची मंदिर है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है और वह 2022 में बनकर तैयार होने वाली है। मतलब इसी साल किसी न किसी मंथ में हो सकता है तैयारी हो, या अगले साल स्टार्टिंग में उसका उद्घाटन हो। मैं बता दूं कि वो 210 मीटर की ऊंचाई की मंदिर है। अर्थात अगर इस बात से हम उल्लेखित करें तो कुतुब मीनार से 3 गुना अधिक ऊंचा उस मंदिर का गुंबज है। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि उस मंदिर के गुंबज पर अगर कोई पहुंचे तो ताजमहल का दीदार भी कर सकता है, आगरा स्थित ताजमहल का दीदार कर सकता है। लेकिन यह मंदिर मथुरा में है और इस मंदिर का निर्माण भी इस्कॉन संस्था द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों याद रखेंगे, उस मंदिर जो दुनिया की सबसे ऊंची मंदिर है उसका भी निर्माण, और दुनिया का बड़े क्षेत्रों में जो मंदिर निर्मित हो रहा है उसका भी निर्माण इस्कॉन संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं धार्मिक स्थल को लेकर जो रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाने का प्रयास हो रहा है उसमें कितना अहम भूमिका इस्कॉन संस्था की है। और मैं बता दूं कि यह संस्था का हेडक्वार्टर भारत में होगा और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, यह इस्कॉन संस्था का हेडक्वार्टर अब पश्चिम बंगाल में जाएगा, नादिया जिले में जाएगा। और मैं बता दूं कि इसके संस्थापक जो हैं श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो एक धार्मिक जो है कि विचारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वही इस संस्था के संस्थापक हैं और वही इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट था और यह हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था। एक मथुरा से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से क्वेश्चन था, एक पुराना क्वेश्चन आपके बीच में है और एक नई क्वेश्चन आपके बीच में ले जाई गई है। दोस्तों, हम देखते हैं दोस्तों, दूसरा, धन वर्षा योजना। यह योजना एलआईसी द्वारा प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, एलआईसी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और भारत सरकार के द्वारा संचालित यह कंपनी है। उसी कंपनी ने धन वर्षा योजना प्रारंभ किया है। और यह धन वर्षा योजना के संबंध में मैं बताऊं, लेकिन थोड़ा सा आप एलआईसी का इतिहास जान लें।
इतिहास ये कहता है कि LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, मतलब यह LIC स्वतंत्रता के दिनों में स्थापित संस्था है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो इसमें प्रमुख हैं MR कुमार साहब हैं, जो इसकी LIC की डीलिंग कर रहे हैं, LIC के मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। तो अब यह ध्यान देना है इस बिंदु पर कि मुख्य उद्देश्य सेफ्टी एवं सेविंग का कंपोजिशन होगा। यह जो योजना होगा इसमें सेफ्टी को भी ध्यान रखा जाएगा और इसमें सेफ्टी के साथ साथ सेविंग की जो है एक तरह से प्रॉपर कंडीशंस है उसको भी इसमें काफी जगह दी गई है। काफी बेहतर इसका कंपोजिशन बनाया गया है जिसमें सेफ्टी भी बनी रहे और सेविंग भी बनी रहे। तो ध्यान रखेंगे, धन वर्षा योजना LIC द्वारा प्रारंभ एक महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट और तीसरा क्या कहता है, टी राजा कुमार। दोस्तों टी राजा कुमार भारतीय मूल के सिंगापुर निवासी हैं। इनके संबंध में जान लीजिए कि टी राजा कुमार को FATF का प्रमुख बनाया गया है। इस समय FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो स्थापना है वह 1989 में की गई थी। 1989 में यह G7 के सदस्यों द्वारा इस मूल रूप से भविष्य में ये फाइनेंशियल क्राइसिस के संबंध में और जो वित्तीय अनियमितता होती है उसको रोकने के लिए विश्व पटल पर इसकी नींव रखी गई थी, FATF। और इसके संबंध में मैं बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना होता है, अर्थात किसी तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है या आतंकवादियों को फंडिंग करने का मामला बनता है, उस तरह के फंडिंग को रोकने का कार्य करता है FATF। और हाल ही में एक FATF द्वारा पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है और नया देश म्यांमार को ग्रे सूची में शामिल कर लिया गया है। अर्थात इससे जान सकते हैं कि हमारे देश का जो पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान है वह अब FATF से अलग हो गया है, जबकि पूरब में स्थित म्यांमार अब FATF का सदस्य बन गया है। तो इसकी भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसके प्रमुख जो बनाए गए हैं टी राजा कुमार बनाए गए हैं, जो भारतीय मूल के सिंगापुरी व्यक्ति माने जाते हैं। चौथा देखते हैं दोस्तों अगला, G7 शिखर सम्मेलन 2022। G7 शिखर सम्मेलन 2022 इस बार 48वां शिखर सम्मेलन है दोस्तों। 48 नंबर का शिखर सम्मेलन है और यह शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है, तो जर्मनी का एलमाउ शहर में हुआ है। जर्मनी का एलमाउ शहर G7 शिखर सम्मेलन का जो है कि सम्मेलन स्थल बना है और इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि उन्होंने अर्थात नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में इसी G7 के सम्मेलन में कहा था खाद्य सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था को विकसित किया जाए, अर्थात ऐसे जो है कि नियमावली विकसित किया जाए, ऐसे तौर तरीके विकसित किया जाए कि भविष्य में चलकर कोई कोविड या इस तरह की कोई महामारी आती है तो उससे दुनिया खाद्य सुरक्षा के संकट से बच सके। नियमावली ऐसी हो कि उस समय के परिस्थितियों में रूल रेगुलेशन इतनी सरल हो कि कोई भी व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा से जूझ रहा है उसको दूसरा देश मदद कर सके और वह भी अपने खाद्य सुरक्षा को लेकर किसी सरलता के नियमों का पालन कर सके। इसी बात को लेकर उन्होंने G7 सम्मेलन में उल्लेखित किया था। दोस्तों मैं बता दूं कि G7 सम्मेलन 7 देशों को मिलाकर संचालित हो रहा है, जिसे G7 ग्रुप भी कहते हैं। इन देशों में कौन कौन शामिल हैं, तो अमेरिका शामिल है, ध्यान रख सकते हैं, अमेरिका शामिल है और कनाडा शामिल है। ये दोनों अड़ोस पड़ोस के 2 देश हैं, ये 2 देश शामिल हैं। फिर उसके बाद फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, आपके जापान शामिल है, इटली शामिल है और ब्रिटेन शामिल है। मैं बता दूं दोस्तों, इसमें अमेरिका और कनाडा अगर एक तरफ हम सबसे पश्चिम में बताऊं तो पूरब में जापान होगा जो एशिया का एकमात्र देश है, अर्थात अमेरिकी महाद्वीप के 2 देश और एशियाई महाद्वीप के 1 देश। बाकी दोस्तों मैं बता दूं फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन अर्थात 4 देश यूरोपियन देश हैं जो मिलकर G7 ग्रुप चलाते हैं या G7 ग्रुप जिनके मिलने से चलता है। हालांकि इसका कुछ दिन पहले G8 नाम हुआ करता था जिसमें रसिया भी शामिल था। फिलहाल रसिया को G7 से बाहर कर दिया गया है। अब G8 के बजाय G7 नाम ही इसका
पुकारा जाता है। हालांकि मैं बता दूं, इसकी स्थापना और इसकी पहली बैठक 1975 में की गई थी। जब 1975 में इसकी स्थापना की गई थी तो सिर्फ देशों की संख्या 6 थी। यह दुनिया का सबसे ताकतवर, आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से देशों का समूह है जो हर साल इसके सम्मेलन के लिए चर्चा बना रहता है। दोस्तों याद रखेंगे, 2022 में यह सम्मेलन जर्मनी के एल माउ शहर में हुआ है। इसमें निमंत्रण सदस्य है, इसको भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह G7 जिस देश में होता है उस देश की जिम्मेदारी होती है कि वह चाहे तो किसी को निमंत्रण सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकता है। और निमंत्रण सदस्य के रूप में इस बार G7 के सम्मेलन में दुनिया के 5 देश निमंत्रण में थे और आमंत्रित सदस्य थे। उनका क्या नाम था मैं बता दूं कि भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और सेनेगल, यह 5 देश ऐसे थे जो निमंत्रण देश के सदस्य के रूप में पहुंचे हुए थे। और मैं बता दूं कि चीन इतने ताकतवर देश होने के बावजूद भी उसे निमंत्रण नहीं मिला था। ये मैं याद दिला रहा हूं इसलिए ताकि आपको कभी ये न लगे कि चीन भी इसमें निमंत्रण सदस्य के रूप में था। तो ये आपके G7 से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय थे जो आप देख पा रहे थे। अगला देखते हैं हम, मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी पहले तो जान ले कहां पे है भारत में। यह राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। दोस्तों यह पहाड़ी अभी हाल ही में कुछ कार्यों को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट था और बेहद मशहूर भी था, चर्चित भी था। हम जानते हैं कि क्यों था, तो पहले देख लेते हैं। इसी पहाड़ी पर 1500 भील जनजातियों के लिए उनके शहीदी सम्मान के लिए स्मारक स्थल बनाया गया है, स्मारक बनाया गया। दोस्तों तो उनके सम्मान में जो स्मारक बना है वो क्यों बना है, तो मैं बता दूं आपको कि 17 नवंबर 1913 को 1500 भील जनजातियों को स्वतंत्रता के युद्ध के कारण, स्वतंत्रता के प्रयासों के कारण उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। दोस्तों यहां भी एक बागनुमा स्थान था जहां 1500 भील जनजाति या आदिवासी इकट्ठा थे। वह अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों की क्रूरता ने 1500 जनजातियों को काल के गाल में पहुंचाया। यह बेहद दुखद घटना है भारत के लिए। दोस्तों गोलियों से इन्हें भून दिया गया था। इसी भील जनजातियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों गोविंद गुरु साहब, इसका नेतृत्व कर रहे थे। यह घटना 1913 की है। आपको याद रखना होगा कि 1913 में ही हमारे वहां पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ से भारत पहला साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त देश बना था। हालांकि उसी वर्ष जो ये जघन्य घटना घटी थी, यह बेहद भारत के लिए दुखदाई थी। दोस्तों याद रखिएगा वह वर्ष है 1913। हालांकि इसके संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि इस घटना को आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। दोस्तों इस घटना को आदिवासियों का जलियांवाला बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। दोस्तों मैं बता दूं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक स्थान पे भारत के हजारों लोगों को भून दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से। और यह भी घटना भारत के लिए बेहद चर्चित और मार्मिक घटना थी, बेहद दुखद घटना थी। उसी तरह से जैसे 1500 आदिवासियों को मानगढ़ पहाड़ी पर भुना गया था 1913 में, इसलिए यह आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। दोस्तों यह स्मारक पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी इस स्मारक का उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए थे मानगढ़ पहाड़ी पर और वहीं पर इस स्मारक को उद्घाटित किया गया है। आप समझ सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए स्मारक यदि अमृतसर में बना है तो मानगढ़ पहाड़ी पर आदिवासियों के लिए जो 1500 आदिवासी शहीद हुए थे उनके लिए स्मारक मानगढ़ में बनाया गया है। दोस्तों आगे हम देखते हैं अगला, 7वां आयुर्वेद दिवस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि 7वां ही है और यह दिवस भारत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसके मुख्य जो है कि आयोजन हुए हैं और ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ है। इसके संबंध में जान लेते हैं कि धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और धन्वंतरी को भारत में
आयुर्वेद के पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है। हम उनके बारे में बताते हैं आपको कि पहली बार यह जो धन्वंतरी आयुर्वेद दिवस है वह 2016 में मनाए जाने की शुरुआत की गई थी और आपके धन्वंतरी जी को भारत में आयुर्वेद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। धन्वंतरी के ही जीवन के जो है कि उपलक्ष्यता पे भारत में हर साल धनतेरस का त्यौहार भी मनाया जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले जो धनतेरस होता है वह धन्वंतरी के ही नाम पर होता है और धन्वंतरी जी को ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म में विष्णु के उपासक थे और इन्होंने आयुर्वेद का निर्माण किया था, आयुर्वेद का इन्होंने प्रवर्तन किया था। तो दोस्तों आप 7वां आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी के ही जीवन के उपलक्ष्य में मनाया गया है। अगला हम देखते हैं 7वां देखते हैं 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। दोस्तों जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम यह भी नई दिल्ली में हुआ है। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है दोस्तों, गृह मंत्रालय तथा खेल मंत्रालय का की संयुक्त यह अभियान है, संयुक्त कार्यक्रम है इसमें गृह मंत्रालय भी शामिल था और खेल मंत्रालय भी शामिल था। दोस्तों मैं बता दूं कि पहली बार ये 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसका प्रारंभ 2006 में हुआ था और इससे इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि वित्तीय सहायता से जनजाति युवाओं के विकास तथा समृद्धि में योगदान देना है। आप समझ सकते हैं कि भारत एक व्यापक जनजाति वाला देश भी है, बहुत सारे जनजाति भारत के हर क्षेत्रों में रहती है और उनके युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें रोजगार स्वरोजगार में जोड़ना होता है, उनको वर्तमान सामाजिक परिवेश से जोड़कर आगे बढ़ाना होता है। उनके विकास तथा समृद्धि के लिए यह लगातार की जाने वाली कार्यक्रम है जिसका अगला संस्करण 14वां के नाम से हुआ है और भारत के नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट और 8वां देखते हैं, यह अंतिम हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सखारो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 2022। यह एक पुरस्कार है जो बेहद बेहतरीन और सम्मानजनक पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों इस बार फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सखारो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 2022। यह पुरस्कार यूरोपियन यूनियन के संसद द्वारा दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा यूरोपियन के देशों ने मिलकर एक यूनियन बनाया है जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, ईयू कहा जाता है और उसी समूह का एक संसद है, ज्वाइंट संसद है जिसे यूरोपियन यूनियन का संसद कहा जाता है। उसी संसद द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। आपके कई परीक्षाओं में सखारोव प्राइज के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस पर नजर रखेंगे। और यूक्रेन को दिया गया है दोस्तों, यह पुरस्कार जो है यह पुरस्कार आपके यूक्रेन को दिया गया है। ध्यान रखेंगे इस बात का कि यह पुरस्कार यूक्रेन को दिया गया है और इस पुरस्कार के लिए 50,000 यूरो दिया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार के लिए 50,000 यूरो दिया जाता है और इसके संबंध में क्या इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून का शासन, यूरोपियन मूल्यों की रक्षा के लिए यह प्रदान किया जाता है और इसी के लिए यूक्रेन को यह प्रदान किया गया है। यूक्रेन यूरोपियन मूल्यों की रक्षा करने में लगातार प्रयासरत है, लोकतंत्र की स्वतंत्रता की कानून के शासन को बनाए रखने में कहीं वह सफल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बात को देखते हुए यूरोपियन यूनियन की संसद ने सखारोव प्राइज को यूक्रेन को प्रदान किया है। दोस्तों हमारा एक करंट अफेयर्स काफी डिटेल था और आपके बीच में अगर कोई भी त्रुटि या किसी भी प्रकार की कोई आप किसी करंट से जुड़े हुए मुद्दे को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। हमारे वीडियो को देखें दोस्तों, शेयर भी करें, आप लाइक करके बताएं कि ये वीडियो कैसा है। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।